हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एमपीएनएचएम जो कि आपका सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है, और यदि मैं प्रोबेबली बात करूं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम आई थिंक दिसंबर के लास्ट एंड या मिड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि यदि फैक्ट का हम बात करें तो आपका जो सीसीएच के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है बच्चों के लिए, वो प्रोग्राम उनका जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो रूल बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो उसी के लिए क्लासेस कुछ कंडक्ट करवा रहे हैं, और अभी तक 3 से 4 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं। आज का क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम कम्युनिटी के रिगार्डिंग सारी ही चीज़ें कवर कर लेंगे, और एक प्रोबेबली आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस में साथ में मैं एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा, तो बिल्कुल बी कॉन्शियस होकर क्लास को अटेंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉजिटिव एजेंट विद द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़। ठीक है, क्योंकि ना यदि आप सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपके लिए किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ का पॉजिटिव एजेंट, किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ का टाइम ऑफ पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक सीएचओ के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप इन सब चीज़ों को स्किप कर दोगे तो आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसी के देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो सबसे पहले जो हमें देखेंगे फर्स्ट में पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट में मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगा, साथ में एडिशनल पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले चिकन पॉक्स का। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग क्या है, चिकन पॉक्स का रिगार्डिंग है कि पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो वेरिसोला ह्यूमन अल्फा हर्पेक्स वायरस 3 रहता है। ठीक है, यदि पर्टिकुलर पूछा जाता है, बट ऐसे आपको याद रखना वेरिसोला जोस्टर वायरस जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यदि इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो 10 से लेकर 16 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, 16 से 21 दिन भी किसी किसी बुक में लिखा है, तो वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो हर बुक में आपको फ्लेक्चर देखने को मिलेगा, बट हाँ एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों को याद में रखना है। ठीक है, चलिए चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड और पॉजिटिव एजेंट आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। अब बात करेंगे हम मीजल्स का, जिसको हम रिबोला बोलते हैं। आरएनए पैरामिक्सो वायरस की वजह से यहाँ पे यह डिसीज कोज होती है। और इंक्यूबेशन पीरियड का देखें तो जो हमारा मीजल्स है 10 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे हम रूबेला का, जिसको हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, जिसका नाम है जो जिसका पॉजिटिव एजेंट आप सभी लोगों को देखने को मिलता है आरएनए टोगा वायरस देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका यदि इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है तो 14 से 21 दिन के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, मम्स का बात कर ले तो मम्स भी एक आरएनए मिक्सो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और ये 14 से लेकर 21 दिन तक का होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ऑर्थो मिक्सो वायरस होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करें हम, इन्फ्लुएंजा क्या है कि एक पॉजिटिव एजेंट का बात करें क्या है, ऑर्थो मिक्सो वायरस रहता है। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड आपका इन्फ्लुएंजा का ही होता है। 18 से 72 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे अब डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया के रिगार्डिंग होता है कोनीबैक्टीरियम डिप्थराई। ठीक है, कोनीबैक्टीरियम डिप्थराई होता है 2 से लेके तो 6 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड को याद रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड को याद रखने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा डेज में होते हैं उनको साथ में लिख सकते हो, जो कम कम डेज में होते हैं या पहले कम कम डेज वाले लिख सकते हो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन इस प्रकार से लिख सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड को याद रखने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका देखने को मिलेगा, पर्टिट्यूस, जिसको हम बूफिंग कब बोलते हैं या काली खांसी। ठीक है, इसको बूफिंग कब बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं, या 100 डे कब फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, 100 डे कब फीवर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से लेकर 14 दिन तक, जितना पोलियो का होता है उतना ही इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों को देखने को
मिलता है, ठीक है। ये डिसीज़ कंडीशन आगे बाद में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बट अभी क्या है कि आपको एक साथ क्या है इंक्यूबेशन पीरियड और साथ में पॉजिटिव एजेंट पता चल रहा है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये वाला पीडीएफ यदि किसी को चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करिएगा, फिर हमसे पीडीएफ मांग लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो हो सकता है फिर आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का क्या रहने वाला है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। नज़ेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 4 दिन तक, ठीक है। SARS होता है, ठीक है। कोरोना वायरस होता है, सभी को पता है, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से होता है, 3 से 5 दिन तक होता है। और कोरोना वायरस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से रीड करके जाना है आपके अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बच्चों के मन में ना एक बहुत सारा डाउट है कि सीसीएच और सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो क्या अलग अलग होगा, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एक ही डेट को पॉसिबल होगा, ठीक है। दोनों के लिए कोई भी अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये डिसीज़ कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। हाईलाइट इसलिए करना चाहूँगा कि जब आप सीएचओ की कुर्सी पे बैठोगे सब सेंटर पे, तो आपको टीबी के रिगार्डिंग आपके जो भी कम्युनिटी एरिया है, जो भी आपके रूरल एरिया है, वहाँ पे पेशेंट आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आपसे जो एग्जामिनर है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो टीबी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना वेट लॉस होता है, कितने हफ्ते में वेट लॉस होता है, ठीक है। डोट का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ें पढ़ के जाना है। और इसकी जो डिसीज़ कंडीशन की मेडिकेशन आती है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। रिफाम्बिसिन होता है, ठीक है, आइसोनियाजिड होता है, उनके साइन एंड सिम्टम्स और उनके कॉजेटिव एजेंट, और साथ में उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको सीएचओ की नर्सिंग इंटरवेंशन होता है एज अ पेशेंट को, वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। मैं एडिशनल पैरामीटर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग आगे चीज़ें डिस्कस कर देंगे, पर इसका अभी प्रेजेंटली मैं बात करूँ तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, पॉजिटिव एजेंट है। और इसका यदि पूछा जाता है आपसे इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स और ईयर भी हो सकता है, ठीक है। यदि एक एवरेज वीक्स का बात करें तो 3 to 6 वीक्स में आप इंक्यूबेशन पीरियड इसको बोल सकते हो, या इसके इंक्यूबेशन पीरियड को आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। पर ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये चीज़ें पढ़ के ही जाना है, ठीक है। चलिए पोलियोमाइलाइटिस का बात कर लेंगे, जिसकी किसकी वजह से होता है, आपके पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? वो पोलियो वायरस की वजह से होता है। और जैसा मैंने अभी आप ही को बताया था 7 to कितना है 14 डेज आपका किसका होता है, तो पर्ट्यूटिस का मैंने बताया था, जिसको हमने वूफिंग कब बोला था अभी रिसेंटली में। तो इसका और जो पोलियोमाइलाइटिस है इसका दोनों का सेम होता है, P4P पोलियोमाइलाइटिस, P4 पर्ट्यूटिस। आप इसको याद रख सकते हो, वेरी इजी है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव एजेंट डिफरेंट है, बट हाँ इंक्यूबेशन पीरियड सेम है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जरूर चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है। अब पोलियोमाइलाइटिस क्या है, पोलियो के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, एरेडिकेशन कब हुआ है, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान कब चलाया जाता है, ये चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पल्स पोलियो अभियान 1995 में चलाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना बूंद देते हैं, 2 ड्रॉप्स देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंसन करते हुए आपको आपके सीएचओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए अभी हाल फिलहाल में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्स लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। एंट्रोवायरस की वजह से होता है, 15 से 45 दिन रहता है। 15 से 45 दिन होता है किसका स्टूडेंट, 15 से 45 दिन होता है हेपेटाइटिस ए का, 15 से 45 दिन होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी होता है हेपेडना वायरस की वजह से होता है, जो कि 45 से 180 दिन तक होता है, ठीक है। एक को आपको याद रखना है, ठीक है। याद करने का तरीका बताता हूँ, एक का याद रखना है, बस एक का याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली सबके हो जाएंगे। A4 होता है कि जो 15 से 45 दिन होता है, जो हेपेटाइटिस बी होता है हमारा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी तो वह 45 से लेकर तो 180 डेज तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब भाई बात करो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी का आप याद रख सकते हो 30 से लेकर तो 120 डेज तक याद रखते हो, ठीक है।
बाद में याद रखना है। इसके बाद दोनों तीनों हो गए आपके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। आपको इनके वायरस याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपके इसके रिगार्डिंग नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। ए से नहीं पूछे जाते हैं, बी से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है हेपेटाइटिस ए बी सी ई जो होता है वो फीको ओरल रूट, ए और ई होता है जो फीको ओरल रूट्स के होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल पैरामीटर्स पता होना चाहिए जो ए एंड ई है, ठीक है। ए एंड ई है जो फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल रूट डैट मीन्स स्टूडेंट्स की जो कि आपकी पोर्टल ऑफ एंट्री की वजह से होता है इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ठीक है। और ठीक है, तो फीको ओरल रूट की वजह से होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो बी सी डी है ये किसकी वजह से होता है, ब्लड बोन है, ठीक है। ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम की कांटेक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से होता है। और जो डी वाला होता है वो आपके सी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, बट आपको इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बात करें हम कोलेरा, ठीक है। कोलेरा क्या है, कोलेरा जो कि एक क्या है कि कोलेरा आपको डिसीज देखने को मिलता है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोअल डिसीज देखने को मिलती है, जिसमें क्या है विब्रियो कोलेराई की वजह से होता है, ठीक है। 1 से 2 डेज होता है। और स्टूडेंट सबसे इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, सीवियर टाइप का आपको देखने को मिलेगा, सीवियर डायरिया मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट कितना मिलेगा सीवियर डायरिया, अकॉर्डिंग टू 40 टाइम्स पर डे आपको सीवियर डायरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीवियर डायरिया मिलेगा तो ओबियसली पेशेंट का जो है क्या देखने को मिलेंगे, आपके हैंड एंड फीट से में देखने को मिल जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने हाथों को पानी में रखते हैं ना, इस टाइप के है ना, बोसरमेंट लाइक हैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या हो जाएगी, पेशेंट को डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेट हो जाएगा क्योंकि ना, और यदि बात करें हम, डिहाइड्रेट हो जाएगा क्योंकि उसको इतने टाइप से सीवियर डायरिया होगा तो सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसका पूछे जाए तो यदि ड्रग आपको वगैरह देना है, यदि कोलेरा वगैरह का देना है तो आपको प्रोटोजल वगैरह, मेट्रोनिडाजोल वगैरह आप इसको दे सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोलेरा बिल्कुल ही एक फूड पॉइजनिंग लाइक जैसे केस होता है, ठीक है, जिसमें आपके अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, अनहाइजीनिक प्लेस वगैरह में रहने से ये चीज़ें आपको हो सकती है, या अनहाइजीनिक चीज़ें खाने से भी हो सकती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रेट को मेंटेन करना है। यदि आपको सीएचओ का रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि सीएचओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको बताना है कि हमें डिहाइड्रेट पेशेंट को डिहाइड्रेट से होने से प्रिवेंट करना है पेशेंट को, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यार फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा जाता है डायरिया का तो आरएल लिखना है, ठीक है। आरएल और ओआरएस आपको देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो देन आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। टाइफाइड फीवर क्या होता है, साल्मोना टाइफी की वजह से होता है, 10 से 14 दिन तक होता है, ठीक है। साल्मोना टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर होता है, जिसमें स्टेप लीडर फीवर होता है, ठीक है। इसका एक साइन होता है स्टेप लीडर फीवर जिसको बोला जाता है, ठीक है। और टाइफाइड फीवर का अभी रिसेंटली जो ड्रग ऑफ चॉइस आप सभी लोगों को पता है ना, सेप्ट्राक्सोन होता है, 1 ग्राम हम देते हैं। यदि एक अडल्ट मेल की बात करें या अडल्ट फीमेल की बात करें तो 1 ग्राम हम देते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइफाइड फीवर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, आपको फीवर वगैरह देखने को मिलेगा। और इसमें भी डायरिया वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और आपका जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेपलेडर फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 2 से 3 मंथ किस में होता है, 1 to 6 आवर में हो जाता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि आपको एंटी प्रोटोजोल वगैरह या मेट्रोनिडाजोल वगैरह या एंटीबायोटिक वगैरह ये यूज़ में करके लेके आना, ठीक है। एस्केरियासिस होता है, जो कि एस्केरियासिस लैम्बेरी कोडेक्स की वजह से होता है, 2 मंथ तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम हुकबोन के, ठीक है। हुकबोन है, अब बात करेंगे हुकबोन के, हम मलेरिया का बात करेंगे, ठीक है। जो हुकबोन है हमारा, ठीक है, एंसाइलोस्टोमाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। ये ए दोनों डोडेनेनल की वजह से देखने को मिलता है। 5 to 9 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे प्रोटोजोल डिसीजेस हैं जो कि आपकी अनहाइजीनिक कंडीशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपको कोज होती है, ठीक है। मलेरिया भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोटोजोल वगैरह हैं। मलेरिया के रिगार्डिंग चीज़ें क्या होता है कि एक टाइप्स ऑफ द मलेरिया पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ द मलेरिया याद रखना है, ठीक है।
कभी कभी क्वेश्चन आए थे इस प्रकार से पूछा जाता कि ओला आर द टाइप्स ऑफ द मलेरिया एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो किसी एक को छोड़कर सारी टाइप्स ऑफ द मलेरिया है, बट किसी एक को छोड़कर, ठीक है। तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और तरह के प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आपको प्लाज्मोडियम याद नहीं रखना है, बाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरी, ओबेरी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मोडियम सभी में कॉमन है, तो इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपको बाय हार्ट याद ही हो जाएगा। बाइबेक्स याद रखना है, फैल्सिपेरम याद रखना है, ठीक है। बाइबेक्स याद रखना है, फैल्सिपेरम याद रखना है, मलेरिया याद रखना है, ओबेल याद रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद में रखना है। अब साथ में आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड को भी आपको प्रायोरिटीज देना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम बाइबेक्स होता है जो कि 8 से 17 दिन तक रहता है, ठीक है। वही बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है 9 से 14 दिन तक रहता है, और प्लाज्मोडियम मलेरी होता है जो 18 से 40 दिन तक रहता है, ठीक है। और 16 से 18 दिन तक आपका ओबुलेट है, ठीक है। सबसे जो फेटल देखा जाता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, ये मोस्ट कॉमन ऑफ इधर इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाइबेक्स को जो दोनों ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, मलेरी और ओबेल बहुत कम, ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको फीवर वगैरह देखने को मिलती है, और यदि मलेरिया की रिगार्डिंग पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ द मलेरिया देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ द मलेरिया देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो आप आई थिंक इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया के प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है कि आपको क्या करना है, यदि आपको हेल्थ एजुकेशन देना पड़ जाता है तो आपको अच्छे से फुल स्लीप के क्लोथ्स वगैरह पहनना है, नेट जाली का यूज़ करना है, ठीक है। और टाइमली का जो पेस्टिसाइड वगैरह है जो मलेरिया को किल करते हैं, उनका क्या करना है, छिड़काव करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है। अब वो बुंचेरिया ब्रोमकार्डी की वजह से होता है, जिसमें हाथी हाथी जैसे पैर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाथी जैसे पैर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ डायरेक्टली आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 8 से लेकर तो 16 मंथ तक आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आप सभी लोगों के लिए, रेबिस, ठीक है। तो भैया रेबिस जो है ना स्टूडेंट सबसे फैटल डिसीज़ है। इसमें यदि आपको एक बार रेबिस हो गया और आपने पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और टाइमली ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लाइजेरिया वायरस टर्म रेब्डो वायरस की वजह से होता है। 3 to 8 वीक्स में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद में रखना है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट में यदि चीज़ें पूछी जाती है कि रेबिस के रिगार्डिंग फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, यदि आपको देखना है, यदि आपके पास पर्टिकुलर मेडिकेशन वगैरह नहीं है, तो जो रनिंग टेप वाटर है उसमें सॉप वगैरह से आपको उसको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। ताकि क्या होता है कि जो रेबिस के जो भी वहाँ पे वायरसेस वगैरह है वो वहाँ पे से क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है। येलो फीवर है, येलो फीवर होता है फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, 2 से 6 दिन तक होता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, ग्रुप बी अरबो वायरस की वजह से होता है, ये भी फ्लेवी वायरस है, ठीक है। 5 से 15 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। के एफ डी होता है जो कि अरबो वायरस से होता है, 3 to 8 डेज तक होता है। चिकनगुनिया फीवर होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस की, ये भी अरबो वायरस की वजह से होता है, 4 to 5 डेज तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इनको आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस होता है जो कि 4 से 20 दिन तक होता है। लेप्टोस्पायरिया इंट्रो ऑर्गन की वजह से होता है। न्यूमोनिक प्लेग है, ठीक है। सेप्टिसेमिक प्लेग है, ठीक है। स्क्रब टाइपिस है जो कि रिकेट्सिया टेजुगमोसी की वजह से होता है। सुसुकमानी, ठीक है, सॉरी, सुसुकमानी की वजह से होता है। 12 से 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। स्क्रब टाइपिस का इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक क्यू फीवर, ठीक है, कोक्जिला वोर्नेटी की वजह से होता है, 2 से 3 वीक तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना जो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आप सभी लोगों को डिसीज़ कंडीशन और जो भी इंक्यूबेशन पीरियड अभी हाल ही में आपको बताया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आफ्टर द एग्ज़ाम आप हमें बता सकते हो कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वापस से हम इंक्यूबेशन पीरियड पे ही बात करेंगे, ठीक है।
टेप बोन होता है जो कि टी सोलिडियम और टी सैचिनेटा की वजह से होता है। 8 से लेके तो 14 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेशमानियासिस काला आजार, ठीक है, जिसको एल डोनोवानी होता है, लेशमानियासिस डोनोवानी की वजह से होता है, ठीक है। आपको लेशमानियासिस याद नहीं रखना है, डोनोवानी याद रखना है। लेशमानियासिस ऑटोमेटिक आपको डिसीज कंडीशन में देखने को मिलेगा। 1 से 4 मंथ तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रोकोमा होता है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाटिस की वजह से होता है। 5 से 12 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। ये उसकी वजह से होता है। ट्रिपोनियम पर्टिट्यूडनी की वजह से होता है, ठीक है। HIV एड्स होता है जो कि HIV की वजह से होता है, ये आप सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। HIV को भी बहुत अच्छे से रीड करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। साइन ब्लू है H1N1 की वजह से होता है, 1 से 14 दिन तक होता है। और सेल्टामिर बवीर जो इसकी ड्रग रहती है वो आपको याद में रखना है। इबोला डिसीज होते हैं जो कि इबोला वायरस से होता है। 2 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। एंथ्रेक्स होगा बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है 1 से 7 डेज, ठीक है। ब्रुसिलियोसिस होता है जो कि ब्रुसिलिया की वजह से होता है। 5 से 60 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक पूरे ही इंक्यूबेशन पीरियड मैंने कवर कर दी है। फिर भी किसी डिसीज कंडीशन की इंक्यूबेशन पीरियड और जो भी डिसीज कंडीशन आगे विद इंक्यूबेशन पीरियड और साथ में कॉजेटिव प्रेजेंट के रिगार्डिंग आपको चीज़ें बताई गई है। इन डिसीज कंडीशन के आगे मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अपकमिंग जो भी क्लासेस होगी फिर टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है, जो कि सीधे ही एग्ज़ाम में बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे ही पूछे जाते हैं और आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम 31, ठीक है। हम जनवरी से लेके तो दिसंबर तक का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 30 जनवरी को, तो एंटी लेप्रेसी डे हम मनाते हैं 30 जनवरी, ठीक है। आपको याद रखना है 30 जनवरी को एंटी लेप्रेसी डे मनाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, जितना भी एंटी लेप्रेसी डे है, जितने भी डेज हैं और जितना भी ये सेलिब्रेशन वगैरह होता है, सबसे पहले आपको इनका थीम याद रखना है। थीम कौन कौन से ईयर का याद रखना है? प्रीवियसली 2 ईयर, ठीक है। और जो अपकमिंग डे है उसका आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको पर्टिकुलर थीम, आपको लेटेस्ट थीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रीवियसली 2 to 3 ईयर का याद रखना है, पिछले वाला भी, और जो करंट ईयर है और जो अपकमिंग डेज है उसका भी याद में रखना, ठीक है। हर एक डिसीज कंडीशन में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक डेज में सेलिब्रेटिंग इंपॉर्टेंस पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस डेज में ये आपको पूछे जाने वाली है, ठीक है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन देखिए कभी कभी आ जाएगा 223 में, यदि आपका एग्ज़ाम फरवरी या जनवरी तक जाता है तो, ठीक है। पर 2022 का आपको थीम पूछेगा तो आपको याद में रखना है, ठीक है। सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च को नो स्मोकिंग डेज मनाया जाता है, सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च को, ठीक है। और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सेकंड नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ठीक है। ये क्वेश्चन 101% आपको आने वाला है CHO एग्ज़ाम में, नेशनल वार्मिंग डे, ठीक है। इसको याद में रखना, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को मनाए जाते हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डिसेबल डे 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टबाको डे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस एंटी TB डे मनाया जाता है, ठीक है, एंटी TB डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आई थिंक सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये यूनिवर्सल है, आप सभी को पता होना चाहिए। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाए? वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, ठीक है, 25 अप्रैल को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को आप सभी को पता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 31 मई को नो टोबैको डेज मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, ठीक है। और 14, फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसका, 14 जून को मनाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ठीक है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड द इलिकेट क्या है ट्रैफिकिंग के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ये रिसेंटली जब एक बार CHO का एग्ज़ाम हुआ था ना स्टूडेंट्स, 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये याद में रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस मनाया जाता है जुलाई को, ठीक है, ये याद में रखना है। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियसली जब CHO का एग्ज़ाम हुआ था ना MP CHO में, तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है।
और 28 सितंबर को वर्ल्ड रैबिस डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, ब्लड डोनेशन डे अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर आपको 14 जून को मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री है, मतलब आप किसी भी खुद से भी जाके ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वीक तो बी वेडनेसडे ऑफ द अक्टूबर को वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आई थिंक ये सभी को पता है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। और 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वुमेन वायलेशन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और इसके रिगार्डिंग 2023 का आपसे थीम जरूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ के जाना है, ठीक है। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, पॉजिटिव प्रेजेंट प्लस साथ में डेज, 5 to 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आपने यदि याद कर लिया, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का जो यहाँ पे ये कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये वेरी यूनिक कंटेंट है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट की सारी चीज़ें एक साथ आप सभी लोगों के साथ में शेयर की जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के क्या करना है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे चैनल पर ऐड होना है, ठीक है। तब हम आपका इसके लिए पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है। अब वीक्स का 1 से लेके तो 7 मई में क्या एंटी मलेरिया वीक्स मनाया जाता है। 1 से लेके 30 जून तक कौन सा मनाया जाता है, एंटी मलेरिया मंथ होता है, ठीक है। वीक्स का पूछे तो वीक देखो, मलेरिया वीक अलग होता है, मंथ अलग होता है, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 1 से 7 मई को एंटी मलेरिया वीक्स मनाया जाता है। फिर वही जून का पूरा कंप्लीटली जून का मैं बात करूँ तो एंटी मलेरिया मंथ मनाया जाता है। और 1 से लेकर 8 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स मनाए जाते हैं, ठीक है। और 25 अगस्त से लेकर तो 8 सितंबर तक आई डोनेशन फोर नाइट होता है। और 15 से 21 नवंबर तक आपका न्यूबॉर्न केयर वीक होता है, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आप सभी लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज ही मैंने आपके सामने डिस्कस करी है। इसके रिगार्डिंग आगे हम बात करेंगे क्या चीज़ें हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट इन द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहाँ पे होता है, कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको सीएचओ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स को के यूज़ में आते हैं, डेली यूज़ में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है, ठीक है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है किसके लिए यूज़ में लेके आते हैं, हम क्या करते हैं कोल्ड चेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। डायल थर्मामीटर होता है जो कोल्ड चेन टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक को मेंटेनेंस के लिए होता है और एक को मॉनिटर करने के लिए होता है, ठीक है। हॉर्कस अपार्टस होता है जो कि क्लोरीन का डिमांड को एस्टिमेट इन द वाटर, ठीक है। भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्कस अपार्टस के रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाले सीएचओ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या करते हैं क्लोरीन की डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए कि क्लोरीन में हमारे वाटर में कितना कितना परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन है, उसका पता लगाने के लिए हॉर्कस अपार्टस का हम यूज़ में करते हैं, ठीक है। क्लोरीनेटर या क्लोरोनोन किसके लिए, मिक्सिंग रेगुलेटिंग द डोज ऑफ द क्लोरीन इन द वाटर, ये भी यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। क्लोरोस्कोप किसके लिए, मेजरिंग लेवल ऑफ द रिसिडुअल क्लोरीन इन द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। क्लोरोस्कोप किसके लिए यूज़ में लेके जाता है, तो हमारे वाटर में कितना क्लोरीन और परसेंटेज ऑफ यहाँ पे वाटर में बच गया है, रेसिडुअल बच गया है, उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। कहता थर्मोमीटर असेस द कूलिंग पावर ऑफ द एयर एंड द एयर वेलोसिटी के लिए यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। हाथ को याद में रखना है, और हो सके तो स्टूडेंट इन सभी के इमेजेस आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि सीएचओ में एग्ज़ाम में इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जो 2022 या 2021 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था ना सीएचओ का, तो उसमें आपसे सीएचओ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इन सभी को आपको इमेज एक बार ज़रूर गूगल पे सर्च करना है, ठीक है।
एनियोमीटर किसके लिए, असेस द एयर, ठीक है। एनियोमीटर ये भी क्वेश्चन बचा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली जब आपका सीएचओ एग्जाम हुआ था, ठीक है। हाइग्रोमीटर थे किसके लिए यूज होता है, एयर ह्यूमिडिटी के लिए किया जाता है, ये असेस एयर के लिए किया जाता है। एनियोमीटर किसके लिए किया जाता है, एयर असेस के लिए। अब, ठीक है, इस प्रकार से थोड़े से शब्दों में चेंजेस से बढ़ा काम, और ये आपसे ज़रूर पूछे जाने हैं, ठीक है। मर्क्यूरियल बैरोमीटर किसके लिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। साल्टर स्केल, ठीक है, फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी के लिए किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट के लिए, न्यूट्रिशन स्टेटस का पता लगाने के लिए हम साल्टर स्केल का यूज़ में किया जाता है, ठीक है। इन्फेंटोमीटर होता है लेंथ ऑफ द इन्फेंट। स्टेडियोमीटर होता है हाइट ऑफ द अडल्ट के लिए होता है। इन्फेंटोमीटर लेंथ ऑफ द स्पेंट, लेंथ नापने के लिए, ठीक है। और स्टेडियोमीटर होता है जो कि हाइट ऑफ द इन्फेंट के लिए, ठीक है। स्टेडियो मतलब खड़े रहना, हाइट, ठीक है। और जो इन्फेंट होता है वो ओबियसली ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाए तो लेटेगा, मतलब उसका हम लेंथ नाप लेंगे, ठीक है। साइकिल टेप होता है मिड आर्म सरकमफ्रेंस के लिए यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। ऑडियोमेट्री है, हेयरिंग असेसमेंट होता है। बैंड फ्रिक्वेंसी एनालाइजर होता है, कैरेक्टर ऑफ द साउंड फीचर्स, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्क्स कर सकते हो। साल्टर स्केल टेस्ट, इन्फेंटोमीटर इन्फेंट के लिए, ठीक है। स्टेडियोमीटर होता है हाइट के लिए। साइकिल टेप आपको पता होना चाहिए किसके लिए आता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस के लिए, ठीक है। 13 और 11 आपको याद रखना है इसका स्कोर जो आता है, ठीक है। ऑडियोमीटर हो गया, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि एनियोमीटर का आपको पता होना चाहिए कि विंड, ठीक है। विंड मतलब आपकी जो होती है ना असेस एयर, नॉइज़ वगैरह को पहचानने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसके लिए याद में, है ना। हाइग्रोमीटर होता है जो असेस ऑफ द एयर ह्यूमिडिटी के लिए। मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों के साथ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल अमेजिंग चीज़ें हैं, और आपके सीएचओ के एग्ज़ाम में ना इतना इम्पेक्ट डालेगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे ना, तो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई साहब ये जो चीज़ें हैं, आप चाहे तो आपके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप इसका PDF हमसे ले सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा है सम इम्पोर्टेंस हेल्थ लेजिस्लेशन पासेस इन इंडिया, ठीक है। अब भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। एक्ट बताऊंगा, ठीक है। एक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ है, फिर इसमें कितना है, तो इसमें है तो बहुत सारा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए, इतना मैं पूरा क्लास में कवर नहीं कर पाऊंगा। आगे हो सकता है जो कि क्लासेस होगी, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट ले आके आऊँगा, और सेकंड पार्ट तभी आ पाएगा स्टूडेंट जब आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए, ठीक है, इफेक्टिव रहेगा। आप लोग क्लास को कितना शेयर करते हो, कितना तवज्जो देते हो इस कंटेंट को, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सेकेंड पार्ट आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्लास के रिगार्डिंग जो आज का कम्युनिटी स्पेशल क्लासेस है उसका मेरे को रिव्यू ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि किस प्रकार का आपको क्लासेस लगा है, कंटेंट किस प्रकार का लगा है। और हाँ, साथ ही में आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी का सिलेक्शन होना है, सभी को सिलेक्शन चाहिए, तो सभी बच्चों को इस कंटेंट के बारे में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे MPCHO के रिगार्डिंग हर एक क्लास आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, डेली क्लासेस आप सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप अब से आपको डेली क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएगा। जैसे हमने MP NHM स्टाफ नर्स में बहुत सारे सिलेक्शन करवाए थे, वैसे ही अब CHO में भी आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन करवाने का करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ की चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और कीप सपोर्टिंग अस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम CHO नर्सिंग ऑफिसर्स इन फ्यूचर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लिंक, क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और जिसको भी पुराने पेपर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो हमें मैसेज करिए, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।